कहानी है 1166 ईस्वी की। चौहान और चहामान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर पैदा होते हैं पृथ्वीराज चौहान, या फिर पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। साथ ही उन्हें जाना जाता है राय पिथोरा के नाम से। पृथ्वीराज चौहान को आखिरी हिंदू सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज के बाद ही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में हो पाती है। पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है तराइन के युद्धों की वजह से। तराइन के दो युद्ध होते हैं 1191 में और 1192 में। किसके साथ? मोहम्मद गौरी, गिरुड़ वंश के शासक मोहम्मद गौरी के साथ। पर मोहम्मद गौरी के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट को जानने से पहले हम देखेंगे कि कैसा जीवन रहा पृथ्वीराज चौहान का। क्यों पृथ्वीराज चौहान की वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी। मात्र 11 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की, और उनकी मां कर्पूरा देवी उनकी रीजेंट बनती है। और मात्र 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान को शासक बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। क्या पृथ्वीराज चौहान का राजा बनना इतना आसान था? नहीं। राजा बनते ही रिवॉल्ट कर देते हैं उनके कजन ब्रदर नागार्जुना, जो नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज राजा बने और खुद राजा बनना चाहते थे। पर मात्र 12 साल की उम्र में इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान और गुड़ापुरा के किले को जीत लेते हैं। गुड़ापुरा वर्तमान के गुरुग्राम को भी माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन की जो कहानियां हैं वो हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमिर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध। इनमें से सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो पृथ्वीराज रासो से मिली है। कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज रासो उन्हीं के कोर्ट पोएट चंद बरदाई द्वारा लिखी गई है। कुछ हिस्टोरियंस इस कहानी को फैक्चुअल बेसिस पे करेक्ट नहीं मानते, तो हम डिफरेंट सोर्सेज से जो हमें कहानियां मिलती है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, आज उस सबको मिला के डिस्कस करेंगे पृथ्वीराज चौहान की कहानी को। पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी वीरता की चर्चाएं पूरे देश में फैलने लग जाती हैं। कहानी एक ये भी है कि पृथ्वीराज चौहान ने एक बार शेर को अपने हाथों से मार दिया था। उनके पास कोई हथियार नहीं था, उन्होंने मात्र अपने हाथों की ताकत से शेर को मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती वीरता की कहानियों की वजह से कुछ राजपूत राजा उनसे जलने लग गए थे और कुछ राजपूत राजा उनसे भय खाने लग गए थे। उन्हीं युद्धों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसमें चंदेला के राजा परामर्दी देव को पृथ्वीराज चौहान 1182-83 ईस्वी में हरा देते हैं। इसका जिक्र मिलता है मदनपुर इंस्क्रिप्शन में। युद्ध की कहानी क्या है? लेजेंड्स में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान राजा पद्मसेन की पुत्री से विवाह कर वापिस लौट रहे होते हैं, तभी उन पर टर्किश फोर्स अटैक करती हैं और बहुत हैवी कैजुअलिटीज होती हैं पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को। और इस कारण पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिक अपना रास्ता भूल जाते हैं और अननोइंगली एंटर कर जाते हैं कैपिटल ऑफ चंदेला महोबा, और सैनिक एंटर कर जाते हैं महोबा के रॉयल गार्डन में। और रॉयल गार्डनर जब उन्हें रोकता है तो वो उसकी हत्या कर देते हैं। इसी कारण चंदेला किंग परामर्दी अपने सेनापति उदल को आदेश देता है कि वो पृथ्वीराज के कैंप पर अटैक करे। हालांकि उदल इसके लिए मना करता है कि पृथ्वीराज के कैंप पर अटैक नहीं करना चाहिए, पर राजा परामर्दी इसके लिए नहीं मानते। पृथ्वीराज उदल को हरा देते हैं और दिल्ली लौट जाते हैं। पर इस बात से नाखुश उदल चंदेला को छोड़कर चले जाते हैं और कन्नौज के राजा जयचंद के वहां सर्विस देने लग जाते हैं। गहडवाल डायनेस्टी के राजा जयचंद जो कन्नौज पर राज करते थे, और पृथ्वीराज चौहान की भी दुश्मनी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ सोर्सेज में हमें चालुक्य किंग भीमा सेकंड और पृथ्वीराज के बीच हुई पीस ट्रीटी के बारे में भी पता चलता है। इस पीस ट्रीटी से हमें पता चलता है कि चालुक्य डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी के बीच में एक युद्ध, एक वॉर चल रहा था, और पृथ्वीराज की प्रसिद्धि धीरे धीरे और फैलती जाती है। वो अपना एम्पायर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और इस बात से नाखुश होते हैं गहडवाल के राजा जयचंद्र। जयचंद्र बहुत ही शक्तिशाली राजा होते हैं और वो चाहते हैं सारे राजा उनकी हेजेमनी को स्वीकार करें। इसी के लिए वो एक राजसूय यज्ञ का भी आयोजन करते हैं, पर पृथ्वीराज चौहान इसे अस्वीकार कर देते हैं और यहां से संघर्ष शुरू होता है पृथ्वीराज और जयचंद्र के बीच में। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता को एक पेंटर पृथ्वीराज की तस्वीर दिखा देता है, और संयोगिता मात्र उस तस्वीर को देखकर, उस पेंटिंग को देखकर ही पृथ्वीराज के प्यार में पड़ जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर संयोगिता की भी बनाता है वो पेंटर और पृथ्वीराज को दिखाता है, और मात्र तस्वीर देखने से ही दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं। जयचंद्र पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करते हैं, पर पृथ्वीराज को इसमें नहीं बुलाया जाता और उनकी इंसल्ट करने के लिए मेन गेट पर द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगा दी जाती है। इस बात से नाखुश होकर संयोगिता पृथ्वीराज को एक पत्र लिखती है और ये इच्छा प्रकट करती है कि उसे उन्हीं से शादी करनी है।
और पृथ्वीराज भी ये प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। और स्वयंवर वाले दिन ही पृथ्वीराज संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं और राजा जयचंद्र को बोलते हैं कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। इस कारणवश पृथ्वीराज और जयचंद्र के बीच में दुश्मनी और गहरा जाती है और इसी समय अंतराल में गुरिड शासन भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में पृथ्वीराज का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो दो बड़े शासन आपस में युद्ध की स्थिति में पहुंच जाते हैं। गुरिड शासक मोहम्मद गौरी का सपना था कि वो पूरे भारत पे शासन करना चाहता था। वो जानता था कि दिल्ली, राजस्थान ये सियासतें बहुत अमीर हैं। मोहम्मद गौरी से पहले मोहम्मद गजनवी बहुत बार सोमनाथ मंदिर को लूटता है, बहुत बार वो गुजरात पर आक्रमण करता है और यहां से धन संपदा को लूट कर चले जाता है। पर मोहम्मद गौरी इसके विपरीत चाहता है कि वो भारत देश में आके शासन करे, दिल्ली, गुजरात जैसे जो अमीर देश हैं उन पर वो अपना राज्य स्थापित करे। इसी कारणवश संघर्ष शुरू होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में। 1175 पृथ्वीराज चौहान अभी भी एक बालक हैं और मोहम्मद गौरी इंडस रिवर को क्रॉस करके मुल्तान पर अपना कब्जा कर लेता है। 1178 में मोहम्मद गौरी गुजरात पर अटैक कर देता है और युद्ध होता है बैटल ऑफ कशात्रा, जिसमें मोहम्मद गौरी को वापस लौटना पड़ता है। अगले कुछ साल तक मोहम्मद गौरी सिंध, पंजाब वाले एरिया को जीतता है और पृथ्वीराज विजय में यह बताया गया है कि मोहम्मद गौरी एक एम्बेसडर को, एक दूत को पृथ्वीराज के कोर्ट में भेजता है। हालांकि कोई डिटेल्स नहीं दी गई है उसमें। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के संघर्ष की जो कहानियां हैं वो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलती है। मुस्लिम राइटर्स कहते हैं कि एक या दो ही युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। वहीं हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें बताया गया है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में 17 युद्ध हुए, जिनमें से 16 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया और उसे क्षमा याचना दे दी और 17वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। हमीर महाकाव्य में तो यहां तक कहा गया है कि पृथ्वीराज ने जब प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया तो मोहम्मद गौरी ने उनसे माफी मांगी, तब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें छोड़ा था। वहीं प्रबंध कोश में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 20 बार कैप्चर किया। प्रबंध चिंतामणि बताती है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में 22 युद्ध हुए। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं, इनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, बट हिस्टोरियंस जो हैं ओनली 2 ही युद्ध को मानते हैं जो वाकई में हुए थे। हालांकि हो सकता है कि 20 या 22 युद्ध हुए हों, कुछ कुछ छोटे मोटे अटैक होते रहे हों, पृथ्वीराज और टर्किश फोर्सेस के बीच में कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही हों। तो अब बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के जीवन के सबसे प्रसिद्ध युद्ध की। प्रथम तराइन का युद्ध कब होती है? 1191 में मोहम्मद गौरी अटैक कर देता है चाहमान और चौहान डायनेस्टी पर और एक भीषण युद्ध होता है गुरिड फोर्सेस और पृथ्वीराज चौहान की फोर्सेस के बीच में। मोहम्मद गौरी के पास कुछ ऐसे घुड़सवार सैनिक होते हैं जो धनुष बाण का यूज करते हैं और ये टेक्निक यूज करके मोहम्मद गौरी पूरा अरब से लेकर पंजाब तक का एरिया जीत लेता है। तो मोहम्मद गौरी को लगता है कि इसी टेक्निक से वो पृथ्वीराज को भी हरा देता है। ऐसा नहीं होता और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में इतना घायल हो जाता है कि शायद वो मर जाएगा। पर उसी समय एक टर्किश सोल्जर मोहम्मद गौरी को लेकर वहां से भाग जाता है। इस तरह से मोहम्मद गौरी की जान बचाई जा सकती है। कुछ मुस्लिम सोर्सेज बताते हैं कि पृथ्वीराज के जो घोड़े थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितने मोहम्मद गौरी के थे, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता है। वहीं इंडियन सोर्सेज में बताया जाता है कि पृथ्वीराज उसे पकड़ लेता है पर माफी दे देता है। अब शुरू होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें 1,20,000 सैनिकों को लेकर आता है मोहम्मद गौरी और बहुत सारे घुड़सवार कैवलरी होती है मोहम्मद गौरी के पास, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस युद्ध में जयचंद्र भी अपनी ईर्ष्या की वजह से मोहम्मद गौरी का साथ देता है और इतिहास में बदनाम हो जाता है कि उसकी वजह से मुस्लिम आक्रांता भारत पर राज कर पाए। अब मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध जीत जाता है, पर पृथ्वीराज की मृत्यु को लेकर अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अपने आप में एक अनसुलझी कहानी है। पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी के सामने अपना सर नहीं झुकाते तो उनकी आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान अंधे हो जाते हैं। पर पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही शब्द भेदी बाण चलाने आते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हैं मोहम्मद गौरी के सामने कि वो एक तीरंदाजी का कंपटीशन करना चाहते हैं। मोहम्मद गौरी भी सोचता है कि ये अंधा इंसान क्या कर लेगा और वो इसके लिए अलाउ कर देता है और इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान के हाथों में आ जाते हैं धनुष बाण और चंद बरदाई के एक दोहे की वजह से पृथ्वीराज को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है मोहम्मद गौरी की और मोहम्मद गौरी को तीर मार देते हैं पृथ्वीराज चौहान। कंटेम्पररी मुस्लिम हिस्टोरियन का कहना था कि पृथ्वीराज को फांसी दे दी जाती है सबके सामने। वहीं प्रबंध चिंतामणि में ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंबर पर राज्य करने दिया जाता है
मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अजमेर पर राज करने देते हैं और इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं अजमेर में, जिन पर एक तरफ मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर है। वहीं हम्मेर महाकाव्य में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने युद्ध में हार के बाद खाना पीना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह पृथ्वीराज चौहान के अंत की कहानी अनसुलझी रह जाती है। तो ये थी कहानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।